नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। 5 राज्यों का नतीजा आने से करीब 13 घंटे बचे हैं इस समय, लेकिन नतीजों से पहले ही ईवीएम को लेकर सियासी युद्ध इस समय छिड़ गया है। अखिलेश यादव ने कई सवाल उठा दिए हैं और वो कह रहे हैं कि वोटों की गिनती में धांधली होने की गुंजाइश है और उसकी कोशिश हो रही है। उनका आरोप है कि बिना सुरक्षा के ईवीएम मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और प्रत्याशी को इसकी खबर तक नहीं है, इसकी जानकारी तक नहीं दी जा रही। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ईवीएम मशीनें ट्रेनिंग के लिए थी और इनका वोटिंग में इस्तेमाल नहीं हुआ था। हैरानी की बात यह है कि पंजाब में, उत्तराखंड में, मणिपुर में कोई ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहा। तो क्या जहां बीजेपी को बढ़त का संकेत है वहीं ईवीएम में खोट है? यह बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन आज मुद्दा वीआईपी सीटों का भी है। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक वीआईपी सीटों पर किसका पलड़ा भारी है? सीएम योगी, अखिलेश यादव, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, शिवपाल यादव, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम हरीश रावत, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, भगवंत मान, सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सबसे बड़ी सीट सरदार नवजोत सिंह सिद्धू और सरदार बिक्रम मजीठिया की। वहां कौन जीत सकता है चुनाव, किसकी हार हो सकती है, उसका पूरा ट्रेलर आज मैं आपको आर पार के इस एडिशन में दिखाऊंगा। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी सबसे बड़ी चुनावी चर्चा, नतीजों से पहले ही ईवीएम पर युद्ध। नतीजों से पहले ही ईवीएम पर संग्राम। उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जारी हैं, तो जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें। जिस भाषा का उन्होंने कल सार्वजनिक रूप में प्रयोग किया, अखिलेश यादव जी हताश हो गए हैं। वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए हैं। दूरबीन से ईवीएम की निगरानी। इस बीच एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। हस्तिनापुर से सपा उम्मीदवार योगेश वर्मा दूरबीन से ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। हम यहाँ दूरबीन से भी निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्टोर रूम है सामने और वहाँ ईवीएम रखी हुई है। हमारे 3 शिफ्ट हैं, 8-8 घंटे की हमने शिफ्ट बनाई हुई है। सवाल है कि परिणाम से पहले ही ईवीएम पर छिड़ा घमासान क्या संकेत दे रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब ईवीएम पर सियासी चढ़ाई का विश्लेषण सुनिए। यूपी में बवाल, लेकिन पंजाब में नहीं है कोई सवाल। यह बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। पंजाब में भी चुनाव हुए हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी का एग्जिट पोल के अंदर एक बहुत बड़ी बढ़त दिख रही है। आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, भगवंत मान की अगुवाई में। एग्जिट पोल आने तक ईवीएम का मुद्दा गायब था, ईवीएम पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा था। लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल आया तो ईवीएम पर कई गंभीर सवाल खड़े होने लगे। ईवीएम नहीं, जनता की राय से होता है एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल को नियंत्रित करने से किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या फायदा होगा, क्योंकि डिब्बे में किस्मत तो बंद हो चुकी है। इसी ईवीएम से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी। हालांकि मध्य प्रदेश में तो क्योंकि सिंधिया बीजेपी में आ गए तो सरकार गिर गई। ईवीएम के वोट से ही राजस्थान, पश्चिम बंगाल में सरकार बनी थी। आप याद करिए, ममता बनर्जी भी जब चुनाव हुआ तीसरे चौथे राउंड तक बोली थी ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जब कोरोना की सेकेंड वेव आई और उसके बाद नतीजे देखने को मिले तो ईवीएम बिल्कुल दुरुस्त थी, किसी ने कोई सवाल नहीं खड़ा करा। बीजेपी को बड़ा दिखे तो ईवीएम में खोट हो जाती है। 4 राज्यों में ईवीएम सही है, लेकिन यूपी में गलत कैसे है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं,
मेरे साथ इस चर्चा में मलूक नागर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बहुजन समाज पार्टी के, शांतनु गुप्ता हैं, चुनाव विश्लेषक हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राइटर भी हैं। संजय कुमार मेरे से जुड़ेंगे, CSDS के हैं और चुनाव विश्लेषक है जाने माने। मेरे साथ अतुल सक्सेना है, नेता है समाजवादी पार्टी के। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, स्टार प्रचारक भी हैं और इन पे FIR भी आज दर्ज हुई है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन मैं शुरुआत आपसे करता हूं शांतनु गुप्ता, 40 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये EVM उत्तर प्रदेश में आकर बेवफा क्यों हो रही है? देखिए, मुझे अखिलेश यादव के लिए कहना पड़ेगा, बड़े नेता हैं, उनका कोवैक्सीन जो भारत के साइंटिस्ट बनाते हैं उसमें बिलीव नहीं है। जब उत्तर प्रदेश की ATF आतंकवादियों को पकड़ती है उस पुलिस में उनका बिलीव नहीं है, EVM में बिलीव नहीं है, उनका पार्लियामेंट के सिस्टम में बिलीव नहीं है। अमित शाह, आपको जान के हैरानी होगी, उनकी 33% अटेंडेंस है 17वीं लोकसभा में। लखनऊ से 5 घंटे उठ के दिल्ली नहीं जाते हैं। अगर देखिए, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है कई देशों में वो इलेक्शन की कंसल्टिंग करता है, कई देशों में जाके कंसल्ट करता है। हमारा EVM का प्रोसेस, मैंने आज ट्वीट भी डाला है जो पॉपुलर हुआ है, 8 चरणों में होता है और हर चरण में हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव का साइन होता है। जब EVM आती है, जब EVM ट्रायल होती है, जब EVM सील होती है, जब स्ट्रांग रूम में होती है। मैं अखिलेश यादव से आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं, जो वो ट्रेनिंग वाली EVM का फोटो दिखा रहे हैं, वो कौन से स्ट्रांग रूम से निकली थी, कौन सी विधानसभा से निकली थी, कौन से पोलिंग बूथ के स्ट्रांग रूम से निकली थी, वो नहीं बता पाएंगे। उनको अपने कार्यकर्ताओं के लिए जब हार जाएंगे कल वो, उसके लिए एक बहाना चाहिए। और जो कह रहे क्रांति होगी सड़कों पर, क्या अफरा तफरी करना चाह रहे हैं वो? तो भारत का जो इलेक्शन सिस्टम है, जो बहुत स्ट्रांग ग्लोबली माना जाता है, भारत का इलेक्शन सिस्टम इतना स्ट्रांग इलेक्शन सिस्टम है, उस पे मेरे ख्याल से टीकाकशी करना, और क्योंकि वो हार रहे हैं इसलिए मेरे ख्याल से उनके स्तर के नेताओं को शोभा नहीं देता। मैं VIP सीटों के एग्जिट पोल पे भी आऊंगा, लेकिन मैं पहला रिएक्शन एक और अतुल सक्सेना के पास चले जाता हूं। अतुल जी, अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक मेरे इंटरव्यू में कहा था चुनावों के दौरान कि ये वही हवा है, वही सपा है और 10 तारीख से पहले ही बोलेंगे अखिलेश की EVM बेवफा है, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं एक खींच दिखाई दे रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, क्योंकि हार रही है आपकी पार्टी, इस वजह से बीजेपी कह रही है ये तमाशा आप कर रहे हैं? अमीश भाई देखिए, तमाशा तो उत्तर प्रदेश में विगत 5 वर्षों से जो भाजपा ने बनाया हुआ है, और ये जनता का जो है, जनता के साथ जो खिलवाड़ करने का काम करा जा रहा है। देखिए, मतगणना अभी चालू नहीं है, तो जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, अखिलेश यादव जी प्रमुख विपक्षी दल के प्रमुख नेता हैं, और यदि इस तरीके के यदि कहीं पे घटनाएं होंगी, जैसे कि अभी आपने देखा बनारस के कमिश्नर ने ये माना और ये पुष्टि करी कि EVM मूवमेंट के साथ चुनाव आयोग का जो प्रोटोकॉल है, इसकी जानकारी भी आपको मुहैया करानी चाहिए। वो EVM किस स्ट्रांग रूम से आ रही थी जो बनारस में मिली? ये EVM रिप्लेसमेंट का मामला है, EVM रिप्लेसमेंट का मामला है, कहीं EVM रिप्लेसमेंट ना हो जाए। मतगणना जो अभी आपने देखा 1 घंटे पहले मुरादाबाद के पास एक बिलारी विधानसभा है, वहां पे मतगणना मत पहचान पत्र मिले हैं। तो इसमें कहीं देखिए, कई उधर उत्तर प्रदेश की विधानसभाएं ऐसी हैं, चाहे वो बनारस की बात करें, बरेली की बात करें, सोनभद्र की बात करें, जालौन की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, तो वहां पे इस तरीके का शासन प्रशासन जो है काम करने का कार्य कर रहा है, और आप कहते हैं हम सवाल भी ना उठाएं। देखिए, अभी सवाल उठाइए, लेकिन आपने तो कह दिया ये लोकतंत्र में आखिरी चुनाव है। बड़े ही आपने तो ये भी कह दिया ये लोकतंत्र में आखिरी चुनाव है, मतलब आप मुझे बताइए, लोकतंत्र में तो बंगाल बीजेपी हार गई तो क्या आखिरी चुनाव हो गया? बंगाल में दीदी जीत गई तो क्या आखिरी चुनाव हो गया? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हार गई और केजरीवाल जीत गए तो क्या आखिरी चुनाव हो गया? चुनाव में हार जीत तो चली रहती है, कोई ऊपर तो कोई नीचे। मैं यही, लेकिन लोकतंत्र में आखिरी चुनाव कैसे हो जाएगा? हो सकता है आपकी पार्टी के लिए आखिरी चुनाव हो लोग, लेकिन इसके बाद भी चुनाव होंगे, इसके बाद भी इलेक्शन होगा इस देश के अंदर, ऐसा तो नहीं है? अमीर जी देखिए, जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा इलेक्शन होगा, और ये हार जीत तो लगी रहती है। भाजपा ने भी जब अपना अध्याय शुरू किया था तो 2 सीटें ही आई थी। बिल्कुल, आज भाजपा झूठ बोल करके यदि 325 और 300 पार कर जाती है, तो ये झूठ बोल करके उसने कुछ डिलीवर नहीं करा है, और इसलिए पता भाजपा के लोगों में खुलेगी, जाहिर है। अगर गौरव भाटिया की पार्टी ने कुछ डिलीवर नहीं किया है तो कल पता लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब तो कुछ घंटों का इंतजार बाकी है, उसके बाद खुलजा सिमसिम हो जाएगा सबके लिए। लेकिन मेरे साथ गौरव भाटिया भी है, वो भी इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे। गौरव भाटिया, विश्वास क्यों नहीं है? विश्वास क्यों नहीं है?
देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो लोकतंत्र को मजबूत करती है, और चुनाव के परिणाम कुछ भी आए, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो या प्रवक्ता हो, उन्होंने ठीकरा ईवीएम पे नहीं फोड़ा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे नहीं फोड़ा। उन्होंने हमेशा नतमस्तक होके जनता का जो आशीर्वाद मिलता है उसके लिए साधुवाद दिया है। और अब आपने जो सवाल किया है, मैं समझता हूं इसमें दोष अमीश जी आपका है। आपने एग्जिट पोल दिखाए, मेहनत करके दिखाए, उसमें सपा पीछे रह गई। अब ठीकरा फोड़ना है। ईवीएम हैक नहीं हुई, हैक अखिलेश यादव जी का दिमाग हुआ है। नफरत से हैक हो गया, ईर्ष्या से हैक हो गया, मीडिया ने हैक कर लिया, और इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि भाई किसको मैं कहूंगा कि हार गए, तो किसको हम ठीकरा फोड़े। तो दो कहावत याद आती है, कौन सी बेहतर है आप बता लीजिए। एक, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, और दूसरा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और इस बार तो इतना खंबा नोचा कि खंबा खुद कह रहा है भैया बिल्ली हर बार नोचोगी क्या, मत नोचो। और मैं इतना कहूंगा, नहीं पर देखिए, बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान जो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री हैं, वो इलेक्शन कमीशन में बोले, उन्होंने कहा कि अखिलेश जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो भाषा बहुत गलत है, जिसके अंदर अखिलेश ने बोला कि क्रांति होगी सड़कों के ऊपर। क्या आप इसको वायलेंस से जोड़ के देख रहे हैं, आपकी पार्टी? देखिए अमीश जी, बिल्कुल जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज शिकायत भी दी है, संवैधानिक संस्थाओं में आस्था होनी चाहिए। चुनाव जीते हारें, आपको नतमस्तक होकर उसे कबूल करना चाहिए। ये नहीं कि जीत गए, ईवीएम बहुत अच्छी है, ईवीएम बढ़िया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बल्ले बल्ले, लेकिन अगर हार गए सब बेईमान हो जाते हैं, जनता खराब हो जाती है। ये क्या दिखाता है? मैं रिएक्शन लेना चाहता हूं अतुल सक्सेना से, लेकिन संजय कुमार मेरे साथ सीएसडीए से जुड़े हुए हैं, और साथ ही मेरे साथ इस समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी है। लेकिन मैं पहले वीआईपी सीटें दिखा देता हूं, और उसके बाद मैं दिनेश शर्मा आपके पास आऊंगा। उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीटें हमारे पास हैं कुछ, मैं आपको बता देता हूं कि वहां पर क्या स्थिति दिख रही है। पहले शुरुआत करता हूं मैं गोरखपुर शहर की सीट के साथ, जो योगी आदित्यनाथ की सीट है। वहां पर जीत होती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की, एक बड़ी जीत है। सुभावती शुक्ला समाजवादी पार्टी की हार सकती हैं। दूसरी सीट है देवरिया, शलभ मणि त्रिपाठी की मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर है, वो अपनी सीट जीतते हुए दिख रहे हैं। शलभ मणि त्रिपाठी बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश का। अजय प्रताप सिंह एसपी के हारते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा फाजिल नगर स्वामी प्रसाद मौर्य, ये समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, इनको मान सकते हैं, हाल ही में स्विच ओवर करके आए, लेकिन इनकी सीट फंसती हुई दिख रही है, हारते हुए दिख रहे हैं। सुरेंद्र कुशवाहा की वहां जीत हो सकती है, यह सीएनएक्स का आंकड़ा कह रहा है। इसके अलावा सिराथू केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम अपनी सीट जीत रहे हैं। डॉक्टर पल्लवी पटेल हार रही है। जसवंत नगर में शिवपाल यादव की जीत होने जा रही है। एसपी प्लस में विवेक शाक्य बीजेपी के हार रहे हैं, बड़ा चेहरा है शिवपाल यादव। करल से अखिलेश यादव अपनी सीट को जीत रहे हैं और वो हरा रहे हैं, ऐसा लगता है। एसपी सिंह बघेल को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास कैराना सीट का एक रिपोर्ट है, जहां पे नाहिद हसन काफी कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट रहे, वो अपनी सीट को जीतते हुए दिख रहे हैं। और मृगांका सिंह हुकुम सिंह की ये सुपुत्री हैं, और ये अपनी सीट हारती हुई दिख रही है। नाहिद हसन अपनी सीट को जीतते हुए दिख रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाका है, यहां पर बंपर वोटिंग भी हुई है, यहां पर नाहिद हसन अपनी क्लियर कट जीत दिख रही है। ये जेल में भी बंद है। मेरे साथ यहां पर संजय कुमार है, फिर मैं दिनेश शर्मा जी आपका रुख करूंगा। संजय कुमार, एक तो ईवीएम का जिन एक बार फिर एग्जिट पोल के समय पर बाहर आ गया है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट अ लॉट, लेकिन क्या आप कहना चाहते हैं ईवीएम पर और देन ऑन वीआईपी सीट्स? नहीं अमीश, लगता है कि ईवीएम पर तो बहुत चर्चा होनी नहीं चाहिए। चुनाव खत्म हो गए हैं। दुख की बात यह है कि ईवीएम पर अगर चर्चा अचानक एग्जिट पोल के जो अनुमान आए उसके बाद क्यों शुरू हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ईवीएम के बारे में कुछ चर्चाओं पे शामिल हूं, उस पर प्रश्न उठाया जाए। मुझे लगता है कि ईवीएम, आपको भरोसा है ईवीएम पे? बिल्कुल दुरुस्त है ईवीएम, उस पर अपनी जीत हार का ठीकरा ईवीएम पर नहीं फोड़ना चाहिए। जीत हार कई कारणों से होती है। पार्टियों को चाहिए कि इंट्रोस्पेक्शन करें, उनकी हार क्यों हुई और पार्टियां क्यों जीत रही हैं, बजाय कि हम ये कहें कि हमारी जीत या हार ईवीएम के बदौलत होती है। तो उससे हमें थोड़ा अपने आप को परहेज करना चाहिए, अलग करने चाहिए।
जी, मेरे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, अभिनंदन आपका न्यूज 18 पर। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर कि अखिलेश यादव को लग रहा है कि ईवीएम में दिक्कत है, और ईवीएम में दिक्कत इसलिए है क्योंकि बीजेपी उसको मैनेज कर रही है, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र में आखिरी चुनाव है, अगर इसके बाद तो क्रांति करनी पड़ेगी। मुझको लगता है कि विपक्ष की सोच में दिक्कत है। उनको लगातार हार का अभ्यास अभी ठीक से नहीं है। 2014, 2017, 2019 उसके बाद जिला पंचायत के चुनाव, नगर निगम चुनाव में लगातार हार से उनका जो संयम है विपक्ष का वो टूटता जा रहा है। मुझको लगता है कि बेहतर ये हो कि उनको अपने हार की प्रैक्टिस करना चाहिए और हार की को एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से स्वीकार करने की आदत डालने की जरूरत है। पहले चुनाव जब हो रहा था तब भी हमने कहा था कि विपक्ष अपने चुनाव का जहां पर अंतिम मत जो हमारा चरण है वो समाप्त होगा, तहां विपक्ष जो है तुरंत चिल्लाना शुरू कर देगा। कहीं भी कहेगा कि डिजिटल जो रैलियां हुई उससे हमको नुकसान हुआ, कभी वो कहेगा कि प्रशासन ने हमको नुकसान पहुंचाया, कभी वो कहेगा कि हमको हिंदुत्ववादी सोच ने नुकसान पहुंचाया, कभी वो कहेगा कि चुनाव आयोग ने हमको नुकसान पहुंचाया, और आखिर में जब कुछ नहीं मिलेगा तो ये कहेगा कि ईवीएम का सारा दोष है। अच्छा, मैं दिनेश शर्मा, क्योंकि आप बीजेपी ने तो कई चुनाव हारे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बाद जीत की बेतरनी पे पहुंची, कल्याण सिंह की सरकार बनी, उसके बाद उसके 15 साल बाद बीजेपी की सरकार आई वापस। लेकिन जो क्रांति की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं उसके मायने क्या है? वो कह रहे हैं कि आप लोगों को क्रांति करनी पड़ेगी जमीन पर। देखिए, क्रांति और हिंसा का अब उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं रहा है। हिंसा, अपराध, अपराधी तत्वों को संरक्षण, माफियावाद, अब इनका कोई स्थान नहीं है। और ये शांतिपूर्वक चुनाव हुए इस बात के परिचायक हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को अब अपराधवाद से मुक्ति मिली है। इसलिए अब किसी प्रकार की हिंसा के उकसाने वाला जो कोई भी वक्तव्य इसको जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। जी, दिनेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं सीधा रुख कर सकता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम का। प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, चलिए, पंजाब में आपकी स्थिति खराब दिख रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें एग्जिट पोल के अंदर बहुत ज्यादा नहीं आपको मिल रही, 4 से 5 आप जो पिछली बार आए थे उससे भी नीचे शायद हो सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी तो बीजेपी वाले लिख रहे हैं काफी आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं, चिंता है नहीं। देखिए अमीश देवगन, 2-3 सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पहली बात तो ये कांग्रेस की स्थिति क्या दिख रही है, क्या नहीं दिख रही है। कल जो भी फैसला होगा जनता का वो स्वीकार करना पड़ता है। दूसरी बात आई कि राहुल जी आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम खाने का या भोजन दाल मखनी खाने का या दाल चावल खाने का तो इस कोई संबंध नहीं होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपकी बहस में चल रहा है, जिस पे सब लोग कह रहे हैं, मैं उस पर आना चाहता हूँ, ईवीएम का। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर ईवीएम पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता तो फिर तो पंजाब में भी बीजेपी की जीत होती, फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कैसे जीतते, फिर तो वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी की जीत हो जाती। ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नहीं जीतते 2018 में। तो मुझे लगता है कि ईवीएम को दोषी ठहराना ये कुछ तर्क संगत नहीं लगता और ये प्रासंगिक नहीं है। लेकिन क्योंकि देश के राजनीतिक परिदृश्य में, भारत की राजनीति के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि लोगों का विश्वास नहीं जम रहा, कि लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अब ये नारा तो गौरव भाटिया बताएंगे कि भाई मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ईवीएम पर भाजपा का कब्जा है। मैं ये मानता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं रिजल्ट आने से पहले ये सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। नहीं, अभी मैं अखिलेश जी का बड़ा सम्मान करता हूं। अखिलेश जी बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं और अखिलेश जी बड़े साहसी हैं, बड़े संयमी हैं और अखिलेश जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अखिलेश जी को इस तरह का बयान आज नहीं देना चाहिए था। उन्हें सिर्फ इतना कहना चाहिए था कि कल फैसला आने दीजिएगा। अभी ईवीएम पे आशंका व्यक्त करना ये मुझे लगता निरर्थक है। और अगर ईवीएम खराब था तो फिर अखिलेश जी को चुनाव से पहले चुनाव आयोग से कहना चाहिए था कि भाई मैं ईवीएम पे भरोसा नहीं करता हूं। तो जहां भाजपा हार जाती है वहां ईवीएम ठीक है और जहां भाजपा कुछ कहना चाह रहे हैं, ये मैं नहीं समझता। ये तर्क संगत नहीं है, ये तर्क संगत नहीं है। मुझे इसमें कोई तर्क नजर नहीं आता। आपके साथ तो विपक्ष भी नहीं खड़ा हो रहा है इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि अगर दिक्कत होती तो पंजाब में भी दिक्कत होती। देखिए
उत्तराखंड में भी दिक्कत होती। देखिए अमीश जी, ईवीएम पे मैं बताना चाहता हूँ, ईवीएम पे जो सवाल उठा रहे हैं वो सबसे पहले 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उठाया था। तो ईवीएम पे सवाल उठाने का बात नहीं है ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप बातों को अलग मोड़ रहे हैं। ये बनारस में, बरेली में, सोनभद्र में जो ईवीएम मिले हैं, कूड़े की गाड़ियों में मिले हैं, यदि ईवीएम को मूवमेंट होता है, शिफ्ट होता है, तो उसके लिए सभी जो विपक्षी पार्टी है उनको सूचना दी जाती है और उसके साथ फोर्स लगाई जाती है, तब उसका मूवमेंट किया जाता है। ये ईवीएम के रिप्लेसमेंट की बात है, ये चुनाव में धांधली की बात है, ये झूठ की बात है। परंतु ये इस चीज को इस तरीके से दिखला देना ये गलत है। और देखिए, आप जिस तरीके से दिखा रहे हैं, यदि ये सवाल हम कल मतगणना जारी शुरू होती उसके बाद करते तो आपका ये लॉजिक सही होता, परंतु अभी मतगणना चालू नहीं है। ठीक है, गौरव भाटिया इसका जवाब देना चाहते हैं। गौरव भाटिया सकता हूं कि चुनाव रिप्लाई कल ऐतिहासिक जीत होगी। 40 सेकंड, गौरव भाटिया रिप्लाई। ऐतिहासिक जीत होगी। आचार्य प्रमोद जी बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति हैं और काश इस ज्ञान का प्रकाश राहुल गांधी पे भी पड़ जाता। और ये जो यूपी के लड़के एक बार एक साथ आए थे ना, आपको याद होगा अमित जी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव में, तो सीखे तो अखिलेश यादव राहुल गांधी से ही हैं, क्योंकि ये राहुल गांधी ने कहा था, आचार्य जी, ईवीएम इज नॉट ईवीएम, इट इज एमवीएम, मोदी वोटिंग मशीन। मतलब क्या? मतलब ये कि जब चुनाव हारने लगे तो ठीकरा फोड़ने के लिए इनको ईवीएम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिल जाता है। और राहुल गांधी की पॉलिटिक्स जो है अमीर जी, वो आइसक्रीम से लेके ड्रीम तक रह गई है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखो, आइसक्रीम खाओ और खत्म हो जाती है। और मैं इतना ही कहूंगा, सपा आज जानती है कि वो चुनाव हार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सरकार भी बनाएगी और ऐतिहासिक जीत भी दर्ज करेगी। हमें यकीन है कि जब हमने 30 करोड़ टीके उत्तर प्रदेश के निवासियों को लगाए तो हमने सुनिश्चित किया कि हम उनको सुरक्षा कवच दें। सपा ने कहा ये बीजेपी के टीके हैं। हमने जब 15 करोड़ जो निवासी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको राशन देके ये सुनिश्चित किया कि कोई भूखा ना सोए, तब समाजवादी पार्टी लोग अपने बंगले में बैठे और टीवी देखा करते थे। ठीक है, जवाब में ले लेता हूं, अतुल सक्सेना से जवाब लेता हूं। आचार्य जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। मेरे साथ संजय कुमार भी है। क्विकली अतुल जी, मैं और मेरे साथ मलूक नागर भी हैं। अतुल सक्सेना, क्विक रिप्लाई। देखिए मैं गौरव भाटिया जी से पूछना चाहता हूं, गुल्लू के लिए बिस्कुट ले लिए कि नहीं? बुलडॉग से उन्होंने खेलना है, कुछ ही चंद घंटों का समय बाकी है। दूसरा, यदि आपने कुछ डिलीवर किया होता तो आज ये बौखलाहट आपके चेहरे पे नहीं होती। ले लिए। आप देखिए जिस तरीके से आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये संविधान का चुनाव है। आज उत्तर प्रदेश में जनता चुनाव लड़ रही है, ये जनता की भावनाओं का सवाल है। चुनाव आयोग को गंभीरता से खिला दीजिएगा अपनी पार्टी के गुल्लू को। मैं बता रहा हूं ना, अपनी पार्टी के गुल्लू को बिस्किट खिलाइएगा। हाँ, चाय में जब बिस्किट जाता है, जैसे मिल जाता है, वैसे ही आप लोग उस परिवार में मिल जाते हैं। है किसका? अच्छा, जनता को पता है कि गुल्लू भी समाजवादी पार्टी में है और उल्लू भी समाजवादी पार्टी में है। मैं अभी एक शेर अर्ज कर दूंगा। हाँ, गुल्लू और उल्लू दोनों समाजवादी पार्टी में ही मिलते हैं, इसलिए कल आप गायब हो जाएंगे। अरे समाजवादी पार्टी के तो प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं चर्चा करने। आपको भ्रमित करने वाले लोग, जितने अज्ञानी लोग, जितने भी मैं ये कहूं, जितने भी कर्मकांडी लोग हैं, जो गुल्लू और उल्लू वाली पार्टी बस करिए, कोई भला नहीं होने वाला है। वो केवल भाजपा में मिलने का काम करते हैं। थोड़ा सा विनम्रता दिखाइए। जनता ने सबकी किस्मत लिख दी है, अब जो भी तय होगा कल पता चल जाएगा। ये जो कल आपको पता मैं उत्तराखंड का रुख करता हूं, लेकिन उससे पहले संजय कुमार, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, एग्जिट पोल को लेकर जो एक डिस्कशन चल रही है वो तो है ही, लेकिन वाई बीजेपी एग्जिट पोल के अंदर, वाई बीजेपी इज विनिंग, इसके पीछे क्या आपको फैक्टर दिखाई देता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, उसी के बगल में वहां पे एक टाइट कंटेस्ट है। देखिए, एग्जिट पोल में कोई पार्टी जीत नहीं रही है, वो अनुमान लगाया जा रहा है। जो भी पार्टी जिस राज्य में जीत रही है, अमीश, बिल्कुल साफ है। मतदाताओं, पंजाब में आप देखिए एकदम क्लीन मैंडेट आ रहा है, अगर जो रुझान आ रहे हैं जो एग्जिट पोल में, मतदाताओं ने अपना स्पष्ट रुख बताया है।
यूपी में बीजेपी की तरफ है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ है, उत्तराखंड में थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ता अलग अलग एग्जिट पोल में। लेकिन अमीश, मुझे लगता है कि कुल मिला के वहां पे भी नतीजे स्पष्ट आएंगे। बीजेपी मुझे लगता आगे है और बीजेपी, पर ये उत्तराखंड में इतिहास बनेगा अगर सरकार दोबारा 5 साल बाद लौट के बीजेपी की आ जाती है। इट विल बी हिस्ट्री। देखिए, कभी हुआ नहीं है उस देखिए कई तरह के इतिहास बन रहे हैं अमीश। अगर पिछले 5-7 साल के चुनाव को देखें, केरल में भी अभी इतिहास हुआ था जी, रिपीट हो गई गवर्नमेंट। अब 2014 में भी इतिहास था, 2019 के लोकसभा में भी इतिहास था, इतनी बड़ी जीत हुई थी। अगर आप 2017 का विधानसभा चुनाव देखें उत्तराखंड में, वो भी एक इतिहास था। उतनी बड़ी जीत कभी भी वहां नहीं हुआ है, वहीं कांटे का मुकाबला होता था। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि यूपी में बीजेपी जीत रही है एक बड़ा और एक नया इतिहास बन रहा है। मैं आम आदमी पार्टी के सवाल के ऊपर आऊंगा, लेकिन मेरे पास कुछ वीआईपी सीट्स हैं उत्तराखंड की दिखाने के लिए इस समय। पहले क्योंकि मुख्यमंत्री की सीट है खटीमा पुष्कर सिंह धामी, उनकी जीत हो सकती है उस सीट पर। जो इंडिया टीवी सीएनएक्स का एक वीआईपी सीट्स का एग्जिट पोल कहता है ही कैन विन दैट सीट। इसके अलावा हरीश रावत अपनी सीट लाल कुआं जीत सकते हैं, ये बड़ी खबर है। मदन कौशिक अपनी सीट को जीत सकते हैं, सतपाल ब्रह्मचारी को वो हरा सकते हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रांग सीट रही है, वो रिटेन कर सकते हैं मदन कौशिक, और प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत दारोमदार था इस बार उनके ऊपर। मदन कौशिक मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, संजय जी भी उनसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, मैं भी पूछूंगा। मदन कौशिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उत्तराखंड के बीजेपी प्रेसिडेंट। मदन कौशिक जी, अगर हम तमाम एग्जिट पोल्स का एक एवरेज निकाल के देखें तो ऐसा लगता है कांटे की टक्कर है। और क्या आपको लगता है इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय वहां पहुंच गए हैं कि अगर कहीं एक्स्ट्रा विधायक जुगाड़ करने की जरूरत पड़े तो फिर इंडिपेंडेंट पे नजर रखी जाए? नहीं अमीश जी, देखिए उत्तराखंड में आप खुद आए हैं। उत्तराखंड का जो प्रारंभ से ही माहौल था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। आपने देखा होगा उत्तराखंड राज्य में लोगों के मन में एक था कि इतने बड़े काम होने के बाद, जहां नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के इंफ्रा के काम हुए हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 4 धाम की सड़क देखिए, बिल्कुल। आप कनेक्टिविटी देखिए, अब तो वोट डल चुके हैं। मैं तो आपसे बड़ा प्रासंगिक सवाल पूछ रहा हूं। कैलाश विजयवर्गीय वहां आए हैं और वो कह रहे हैं मैं सरकार बना के ही वापस जाऊंगा। कांटे की टक्कर का माहौल लगता है, तो क्या हम माने? देखिए नहीं, एकदम स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को वहां मिल रहा है। कल के एग्जिट पोल में भी जो 12 मैंने देखे हैं, 12 में से 8 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं, 4 टाइट दिखा रहे हैं, फाइट दिखा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे प्रदेश में हमेशा आना जाना रहता है। और जैसे मदन कौशिक जी, ऐसे थोड़ी चुनाव से पहले कोई ऐसे थोड़ी कांग्रेस के भी भूपेश बघेल, दीपिंदर हुड्डा, तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं। मेरी तो खबर है आचार्य प्रमोद कृष्ण को भी उधर बुला लिया गया है कल कि आप भी सुबह सुबह फ्लाइट से पहुंच जाइए उधर। सरकार बनाने में कुछ कभी पड़े, क्योंकि कांग्रेस में तो अकेले संत हैं, तो हरिद्वार में संतों से थोड़ा दबाव बनाया जाए। आचार्य प्रमोद कृष्ण भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आचार्य जी के पास चलता हूं। और मदन, संजय जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, मैं आचार्य जी के पास चलता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्ण, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप भी हरिद्वार जा रहे हैं, कल सुबह सुना है? देखिए, हरिद्वार तो हमारे धर्म का, हमारी आस्था का आधार है। हरिद्वार तो पतित पावनी गंगा का द्वार है, तो हम तो हरिद्वार जाते ही रहते हैं। लेकिन सवाल है राजनीति के। अच्छा, कल जा रहे हैं नहीं जा रहे? तो अभी मदन कौशिक जी, ये हमारे सूत्रों की खबर है कि कुछ संतों से मुलाकात करने के लिए जाया जा रहा है कल। नहीं, बिल्कुल मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं है, मैं जा सकता हूं। लेकिन मैं दूसरी बात अमीश देवगन जी कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में मदन कौशिक जी भी अभी जो कह रहे हैं, इनके भी दिल में थोड़ी सी धक धक हो रही होगी। वो अलग बात है कि ये अपनी पार्टी के सेनापति हैं, प्रधान सेनापति हैं, तो इन्हें भरोसा पूरा होना चाहिए कि ये सरकार बनाएंगे। लेकिन मुझे अमीश देवगन, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में परिवर्तन होगा। मेरा विश्वास है कि उत्तराखंड में परिवर्तन होगा, लेकिन जो जनता का फैसला है वो तो कल पता चलेगा।
मिलेगा। अभी हम काहे को सूतना कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा, तो अभी काहे को, अभी हाँ ठीक है, मदन कौशिक जी जो कह रहे हैं उन्हें कहना चाहिए, और मैं जो कह रहा हूं मुझे भी कहना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। एक इतना जब माहौल था तो इतने सारे कैबिनेट मंत्रियों ने क्यों छोड़ दिया? कुछ लोगों ने तो ये भी आरोप लगाया कि देखिए हमें हराने की कोशिश हो रही है, कई तो दिल्ली दरबार पहुंच गए। मदन कौशिक, क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? नहीं, देखिए, राजनीति में जब कोई चुनाव लड़ता है, अगर चुनाव लड़ने में उसको कहीं लगता है तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी के एक प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की बातचीत होती है। लेकिन आज ये बात नहीं है। आज अमित जी, बात यह है कि कल 10 तारीख को सरकार का फैसला होना है, और सरकार के फैसले से पहले मैं देहरादून में भी कल एक टीवी चैनल पर था, वहाँ भी जिस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा ईवीएम को लेकर, जो बैलेट पेपर है उनको लेकर, तो ये इस प्रकार का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जनता के प्रति विश्वास होना चाहिए। आज सेना के वोट आ रहे हैं, उस पर उंगली उठा रही है कांग्रेस। क्या सेना पर विश्वास नहीं है? कर्मचारियों के वोट आ रहे हैं, उन पर उंगली उठा रही है कांग्रेस। क्या कर्मचारियों पर विश्वास नहीं है? अच्छा, चलिए, मेरा एक सवाल, मदन कौशिक, अगर ये जीत होती है तो ये पुष्कर सिंह धामी की जीत होगी? हाँ, निश्चित रूप से। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एक युवा मुख्यमंत्री हमारे पास थे, एक अच्छी सरकार हमने दी, तो निश्चित रूप से हमने नारा भी दिया है। हमने कहा है मोदी और धामी इन दोनों की जीत होगी। निश्चित रूप से हमने, चूंकि मोदी जी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया मदन कौशिक, उत्तराखंड के बीजेपी प्रेसिडेंट हमारे साथ थे। कुछ देर में हमारे साथ और भी कुछ बड़े दिग्गज नेता जुड़ेंगे, लेकिन मलूक नागर मेरे साथ लगातार बीएसपी के बने हुए हैं और पहली बार मैं उनके पास जा रहा हूं, तो माफी भी मांग रहा हूं कि लेट जा रहा हूं मैं उनके पास। लेकिन नागर साहब, मैंने तमाम एग्जिट पोल खंगाले, थैंक यू, मैंने ये खंगालने की कोशिश करी और मैं हर एग्जिट पोल से गया, किसी जो बड़े नेटवर्क्स हैं उनके भी, कई जो सिंगल चैनल्स हैं उनके भी, उन एजेंसीज के पास भी गया। किसी ने तो बहन जी को 30 से ऊपर 25 से ऊपर सीटें दी हो, लेकिन नहीं दी। क्या आपको लग रहा है ये डायरेक्ट फाइट हो गई सपा और बीजेपी के बीच में, और इसी वजह से आप फिजल आउट कर गए इस चुनाव के अंदर, जो एग्जिट पोल दिखा रहा है इस समय, कर रहे हैं? देवगन साहब, जो 2006 में रिपोर्ट आई थी, 40 सीट हमारी दिखा रहे थे और हमारी 200 कुछ बनी थी, तो आप 30 मान रहे हैं, तो उसी को आधार माने तो 5 गुना, तो 3 पंजे 15, तो अभी सीट बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे सीटें बढ़ती तो क्या बात? स्थिति ऐसी नहीं, तो ये तो 2006 का आप अगर मैं एवरेज निकालूं एग्जिट पोल्स का, तो आपकी 10 से 15 के बीच बन रही है सीटें। नहीं, मुझे इससे संबंधित एक दो चीजें महत्वपूर्ण और बोलनी है। जो अभी कांग्रेस के हमारे साथी कह रहे थे ईवीएम के बारे में, तो दीपेंद्र हुडा जी मेरे साथ डीओपीटी और लॉ एंड जस्टिस कमेटी में, सरकार वहां काम कर रही है कैसे बैलेट पेपर के बजाय वोटिंग कार्ड के द्वारा आने वाले समय में पोस्टल बैलेट की जगह उससे वोटिंग कराई जाए। हम वहां पे आगे बढ़ रहे हैं, वहां कांग्रेस के एमपी कुछ बोलते नहीं है और यह ईवीएम पे आकर के लटक रहे हैं। एक तो ये सोचने वाली बात है। दूसरा, यूपी के बारे में कि भाई क्या बात है, 2002 में पूरा पिछड़ा सपा और लोकदल के साथ चला गया था। 2002 वाला, वो 2002 वाली बीएसपी रही नहीं ना, स्थितियां बदल चुकी है। हमने तो 2014 को चुनाव भी देखा, 2017 भी देखा, 2019 भी देखा, मैं बीएसपी की बात नहीं कर रहा हूं 2002 की। आप सुनते तो है नहीं बात को, तो प्लीज आपका मैं कुछ कंटेंट्स दे रहा हूं बहुत सॉलिड। 2007 में पिछड़े हमारे साथ आ गए थे, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सोनाल, लोहार, कुमार, हमारी सरकार बन गई। 2012 में फिर सपा के साथ पहुंच गए, उनकी बन गई। 2017 में बीजेपी के पास पहुंच गए, उनकी बन गई। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर कहा पिछड़ों के इतने मंत्री बनाए, दलितों के इतने मंत्री बनाए। ये पिछड़ों का इंपैक्ट है जो पर वही पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ जुड़ रहा है। वही पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, तभी तो 2019 में जीत हो रही है, तभी तो 2017 में जीत हुई बीजेपी की, तभी तो 2014 में वही तो कह रहा हूं।
दैट इज द होल पॉइंट। आप और मैं दोनों एक ही बात कह रहे हैं। ठीक है संजय जी, मेरे साथ संजय जी इम्पैक्ट की वजह से हो रहा है, कर लेते हैं इत्मीनान से। और आप एक वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही सौम्य तरीके से आप अपनी बात को रखते हैं। संजय जी, बीएसपी फिजल आउट कर गई इस चुनाव के अंदर, एग्जिट पोल्स जिस तरह से दर्शा रहे हैं, और ऐसा ग्राउंड पे भी दिख रहा था। अगर हम बोले कि एक डिस्कनेक्ट था तो नहीं था, क्लैरिटी थी वोटर के मन में भी। ये सपा और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है। अमीश, बिल्कुल जो अनुमान है एग्जिट पोल के, सारे अनुमान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो सारे अनुमान बता रहे हैं कि बीएसपी तकरीबन 12 से 15-16% वोट की पार्टी बन गई है यूपी में। और उसके आधार पर अगर आप सीटों में उसको तब्दील करेंगे तो कोई 20, कोई 22, कोई 25 सीटों का अनुमान लगा रहा है। लेकिन अमीश जी, यूपी से आगे बढ़ के देखें, उत्तराखंड में भी स्थिति नहीं है बीएसपी की अच्छी, पंजाब में भी अच्छी स्थिति नहीं है। पंजाब में एक समय में बीएसपी को 10% वोट आते थे। अगर आप 2017 के चुनाव की बात करें तो 1.5% वोट था वहां पंजाब में। आप हरियाणा देखें, आप मध्य प्रदेश देखें, छत्तीसगढ़ देखें, सब जगह पर बीएसपी को एक समय, आज से 10 साल पहले, अच्छा खासा वोट होता था। जो मैं बड़ी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, बीएसपी सिर्फ यूपी में सिमटती हुई नहीं दिख रही है। अलग अलग राज्यों में जहां एक समय बीएसपी की पैठ थी, बीएसपी को अच्छे खासे वोट मिलते थे, 2-4 एमएलए उनके होते थे, सारे राज्यों में बीएसपी सिकुड़ती हुई नजर आ रही है। क्या कारण इसका बड़ा आप देखते हैं? रीजन, इफ आई वांट टू आस्क टू रीजंस अबाउट दिस, बड़ा कारण मुझे लगता है यूपी में तो बहुत साफ है अमीश, डायरेक्ट फाइट। और मायावती ने उस तरह से चुनाव नहीं लड़ा जिस तरह से उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था। जनता को भरोसा नहीं था कि बीएसपी ही मुकाबला कर रही है बीजेपी की। और बाकी जगह पे जो वाइप आउट हो रहा है, क्योंकि यूपी में वाइप आउट हो रहा है, इस वजह से यूपी में वाइप आउट हो रहा है, अलग अलग जगहों पे भी सिकुड़ता जा रहा है उनका जनाधार। जो दलित वोटर, उनका कोर वोटर होता था, वो खिसकता जा रहा है दिनों दिन। इस वजह से बीएसपी सिकुड़ती हुई नजर आ रही है। मैं क्विकली शांतनु गुप्ता का रुख करता हूं। शांतनु, बीएसपी जिस तरह से वाइप आउट हुई है, उसका जो बड़ा वोट शेयर है वो किसको मिल रहा है? अमीश भाई, जब भी बीएसपी डाउन होगी तो जो मुस्लिम वोटर है उसको क्लियर सिग्नल रहेगा कि सपा जीत रही है। सपा भाजपा के कॉन्टेस्ट में, तो जो मुस्लिम वोट होगा वो तो जाएगा सपा की तरफ, और जो दलित वोट है, जो गैर जाता है, वो जाटव दलित वोट भी और गैर जाटव दलित वोट भी, और जो भी पिछड़ी जातियों का वोट है वो भाजपा की तरफ आएगा। क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी की जो गुंडागर्दी है उसका जो सबसे पहला जो विक्टिम होता है वो छोटा समाजी होता है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से बटेगा जब भी बसपा का वोट आएगा। और मुझे मायावती में फटीक दिखता है, जब भी मायावती टीवी पे भी आती हैं तो उनका पॉलिटिकल फटीक आ चुका है, उनमें कोई जोश नहीं है, उनके पास और कोई नेता नहीं है, उन्होंने कोई रैली ठीक से नहीं करी। तो मेरे ख्याल से अब वो पॉलिटिकल फटीक में है, उनका जितना मिल चुका है 4 बार के मुख्यमंत्री बन के उनका मन भर चुका है, शायद मन भर चुका है, 4 बार के मुख्यमंत्री बन के पॉलिटिकल फटीग आ चुका है। ये बड़े बड़े शब्द हैं। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ कई और मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन मलूक नागर, क्या आपको लगता है पॉलिटिकल फटीग है? जिस तरह से विश्लेषक लगातार इस बात को बोल रहे हैं, दैट इज द रीजन बीएसपी का एक बड़ा वाइप आउट है और वो बड़ा चंक भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। देवगन साहब, 4 सीटें आपका टेलीविजन हमें उत्तराखंड में दिखा रहा है, 3 सीटें हमारा सर्वे में पंजाब में दिखा रहे हैं, और आप 3 से शुरू हुए थे, 12-15 सीट आप दिखा रहे हो, जो 2006 का देखें 5 गुना तो 60 सीट हो जाती हैं। ये जो लोग कह रहे हैं, ये इनको पूरी अधकचरी नॉलेज है। पहले जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ उस दिन रैलियां बंद कर दी गई थी, जिस दिन रैलियां चालू करी कुमारी बहन मायावती जी ने ताबड़तोड़ रैलियां करी है। रिजल्ट जो आएंगे पता लग जाएगा, सुबह दूर थोड़ी है। ये बिल्कुल अपरिपक्वता की बात कर रहे हैं, उनकी बात को बिल्कुल सुबह बिल्कुल दूर नहीं है, सुबह बिल्कुल दूर नहीं है, और उस सुबह का इंतजार कईयों को है। दिल में धक धक की बात हो रही थी, तो मुझे तो लगता है नेताओं की भी हो रही होगी, पॉलिटिकल पंडितों की भी हो रही होगी, पोस्टर्स की भी हो रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं पंजाब पर आना चाहता हूं। पंजाब एक बड़ी पहेली था, लेकिन वो पहेली नहीं दिख रहा। ऐसा लगता है कि वहां पर कांग्रेस वापस नहीं आ रही है। अगर आम आदमी पार्टी को एक राज्य मिल रहा है फुल फ्लेश, तो वो पंजाब है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत होने जा रही है, एग्जिट पोल ऐसा दर्शा रहे हैं, और बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री है जिस तरह के एग्जिट पोल निकल के सामने आ रहे हैं। यानी मेरा तो एक ही सवाल है, अगर आम आदमी पार्टी को एक राज्य लेना ही था तो कांग्रेस ही बची थी लेने के लिए, क्योंकि उसके बाद तो ज्यादा राज्य बचा ही नहीं है। संजय नहीं, देखिए, लगता है मुझे कांग्रेस की सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। वैसे बहुत सारे राज्य हैं, बिहार है, यूपी है, आप बंगाल की बात करें, बंगाल में 0, बंगाल की बात करें, यूपी, बिहार, उधर आंध्रा की बात करें,
तमिलनाडु वगैरह में तो बहुत पहले ही कांग्रेस सफाया हो चुका है। तो ये सब ऐसे राज्य हैं जहां रीजनल पार्टियां उनके बेसिकली उनको पर दबाव डाल करके और एक तरह से वो सत्ता छीन रही है। दिल्ली उदाहरण है और अब पंजाब की बारी है। बिल्कुल एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो साफ दिखा रहे हैं, कांग्रेस साफ होता जा रहा है और आम आदमी पार्टी वहां सरकार एग्जिट पोल देख लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी सीट जो है उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले मैं कुछ मुख्यमंत्री की सीट से शुरू कर लेता हूं। चरणजीत सिंह चन्नी हालांकि 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे पास जो रिपोर्ट है वो फिलहाल जो रिपोर्ट है वो है चमकौर साहिब की, वहां पर जीत हो रही है। टाइट सीट मानी जा रही थी लेकिन जीत हो रही है चरणजीत सिंह चन्नी की। अगली सीट की मैं बात कर लेता हूं पंजाब की, वो है अगली सीट जो है वो है धुरी की सीट बात कर लेते हैं, भगवंत मान की। यहां पर वो जीत रहे हैं। अगली सीट इसके बाद है जलालाबाद, जो कि सुखबीर बादल की सीट है। धुरी में भगवंत मान की जीत हो रही है। धुरी बे और जलालाबाद में सुखबीर बादल अपनी सीट को जीत रहे हैं। पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सीट को जीत रहे हैं, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी परंपरागत सीट को बचाते हुए दिख रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल लंबी से अपना चुनाव जीत रहे हैं। बड़े दिग्गज नेता है, बड़े पंजाब के बुजुर्ग नेता भी माने जाते हैं, अपनी सीट को जीत रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीट मैं आपको सबसे आखिर में बता रहा हूं, वो है अमृतसर पूर्व, जहां पर नाक साक आन बान शान सबकी लड़ाई है। और लड़ाई है सरदार नवजोत सिंह सिद्धू में और विक्रम मजीठिया में। सरदार विक्रम सिंह मजीठिया में अकाली दल में ये कांटे की टक्कर है और यहां कुछ नहीं कहा जा सकता। यहां यह भी हो सकता है कि तीसरी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी अपनी सीट को निकाल ले जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। इस सीट में अगर कोई जीतेगा तो वो अकाली दल या कांग्रेस में से किसी की जीत होगी। ये बड़ी सीट होगी, ये बड़ी दावेदारी की सीट होगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि विक्रम मजीठिया भी बहुत बड़े दिग्गज नेता है और नवजोत सिंह सिद्धू भी एक पॉपुलर नेता है। यहां पर क्या निकल के आएगा, लेकिन विक्रम मजीठिया का ग्राउंड वर्क बहुत अच्छा माना जाता है और सिद्धू की बातें बहुत अच्छी मानी जाती हैं। देखना होगा कौन ये सीट को निकालता है, क्योंकि ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण है। नवजोत सिंह सिद्धू के पॉलिटिकल करियर के लिए ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है विक्रम मजीठिया के साथ। लेकिन पंजाब छका रहा है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को। बीजेपी की तो वहां हैसियत उतनी बड़ी है नहीं, लेकिन कांग्रेस से एकमात्र राज्य जो कांग्रेस के पास हम कह सकते हैं राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और पंजाब था। पंजाब छिनता हुआ दिख रहा है। क्या आपको लगता है आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये 5 राज्यों के चुनाव में से आपके हाथ से पंजाब निकल रहा है, कितना बड़ा सेटबैक होगा ये? देखिए अमीश देवगन, राजनीति में झूठ बोलना जरूरी होता है, पर इतना झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि सत्य की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। अब चुनाव हो चुका है, सारे पार्टी के प्रतिनिधि आपके चैनल पे हैं, कोई अपनी बात कर रहा है, वो करना भी चाहिए, मगर मैं बिल्कुल साफ बात करना चाहता हूं। हम राज्यों को, हमने कांग्रेस पार्टी ने हमेशा रीजनल पार्टियों को ताकत दी, लेकिन रीजनल पार्टी जब पावर में आ जाती हैं तो इनका पहला शत्रु बीजेपी नहीं होती, ये कांग्रेस को मारना शुरू कर देती हैं। हम बिहार में देखो, तमिलनाडु में देखो, उत्तर प्रदेश में देखो, हमने हर जगह रीजनल पार्टी को ताकत दी है, लेकिन इन्होंने पहला निशाना बीजेपी की बजाय सारी पार्टियों ने मिलकर के कांग्रेस को बनाया। कोई बात नहीं, अब सवाल पंजाब का है। मुझे पूरा यकीन है कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को भी कांग्रेस ने पहले दिल्ली में स्थापित करने का काम किया, लेकिन वहां पंजाब में उनका पहला शत्रु भी, पहला निशाना भी कांग्रेस है। आपने मुलायम सिंह यादव को भी स्थापित करने का काम किया था 90-79 के अंदर, जब आपने उनको मुख्यमंत्री बनवा दिया था। उसके बाद से आप कभी वापस मायावती जी की पार्टी का भी समर्थन किया था। आप ये करते क्यों है? आपने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सीएम बनाया, आप कभी नहीं, आप शून्य पे पहुंच गए। मतलब आप सब कुछ कर रहे हैं। मलूक नागर भी उस पर कुछ कहना चाहते हैं। मलूक नागर, आप कुछ कहना चाह रहे थे कांग्रेस के विषय में? कांग्रेस नहीं, मैं अपनी बात कर लूं, उसके बाद मलूक नागर जी के पास जाइएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, सीमित है आचार्य जी, समय सीमित है। मलूक नागर को 40 सेकंड दे दीजिए, फिर मैं आपको 40 सेकंड अमीश, कांग्रेस पार्टी सत्ता की सियासत नहीं करती है, सेवा की सियासत करती है। प्रमोद जी को ये सोचना पड़ेगा, इस सारी चीजों की जड़ नींव कांग्रेस है। कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती, कांग्रेस सपोर्ट लेकर के भी अपनी साथी पार्टियों को मारती है।
और कांग्रेस विपक्ष के रूप में देश में विपक्ष के लायक पार्टी बची नहीं है। और कांग्रेसियों को जो काम करना चाहिए पार्लियामेंट में होते नहीं है, कमेटियों में होते नहीं है, इश्यूज को रेज करते नहीं है। और ये लोगों की पूरी जिम्मेदारी बनती है, इसको ओढ़े कि पूरे देश में बीजेपी को बहुत भारी मात्रा में इन्होंने बुलावा दिया है और इनकी वजह से बीजेपी ताकतवर होती गई है, विपक्ष खत्म हो गया है। मलूक नागर जी लोकसभा के सदस्य हैं, बसपा के मेरे बड़े प्रिय हैं, बहुत ही उनका भविष्य उज्जवल है, लेकिन उन्हें बताना चाहूंगा 2024 में यही कांग्रेस बीजेपी को रोकने का काम करेगी। कोई रीजनल पार्टी भाजपा से नहीं जीत सकती है, कोई रीजनल पार्टी देश में बीजेपी को नहीं हटा सकती है। अगर बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई हटा सकता है वो अकेली कांग्रेस पार्टी है और 2024 में हम भाजपा को देश से हटाएंगे। इनकी है, कांग्रेस की है, इनके अध्यक्षों की है। जी गौरव भाटिया कह रहे 2024 में हम हरा देंगे भारतीय जनता पार्टी को, हालांकि 24 तो दूर की कौड़ी है। योर टेक, आप खुद पंजाबी हैं, पंजाब में अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। देखिए अमीश जी, मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे आचार्य जी कि हमें तो मारा रीजनल पार्टियों में। आचार्य जी मैं आपसे इतना ही कहूंगा, कांग्रेस पार्टी को अब मृत पार्टी कहा जाता है और उसकी वजह है आपको तो आपके अपने मार रहे हैं, लेकिन आप आत्मचिंतन नहीं करना चाहते। अभी अगर मैं एक सवाल पूछ लूं, उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा गांधी खुद चुनाव नहीं लड़ती हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी कितनी सीटें आ रही है आप बताइए, नहीं बता पाएंगे। और पंजाब में मैं एक बात कहूंगा, ये वो चुनाव है जो ऐतिहासिक होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के तौर पर उभरेगी वहां पे भी। और हमने हमेशा अपने गठबंधन का सम्मान किया और आप जानते हैं ये चुनाव है जिसमें हम अकाली दल के साथ नहीं लड़ रहे, लेकिन ये भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो हमेशा मर्यादा बनाए रखती है, जिसने हमेशा गठबंधन में अपने साथी का सम्मान किया है। और इस बार जब हमें मौका लगा, गौरव भाटिया जी के दोनों हाथों में लड्डू हैं और हमें उम्मीद है गौरव भाटिया जी पंजाब में भी बड़े प्रसन्न हम हैं। एक बड़ी पार्टी बड़ा दल अगर रिजल्ट आएगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं और ये मैं दिल से सवाल पूछना चाहता हूं, आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी से किस किस ने लड्डू बनाने का ऑर्डर दिया है, बीजेपी ने किस किस स्टेट में लड्डू बनाने का ऑर्डर दिया है? गौरव भाटिया 10 सेकंड। अमीश देवगन मैं बताता हूं ऑर्डर दिया है गौरव भाटिया आपने। गौरव मैं आपको सच से बता रहा हूं, दिल से 4 प्रदेशों में जनता ने लड्डू बनाने को ऑर्डर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लौट रही है, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने किस स्टेट में लड्डू बनाने का ऑर्डर दिया है? 1 सेकंड। नहीं, गौरव भाटिया के दोनों हाथों में लड्डू है, अगर सपा जीत गई तो पुरानी पार्टी जीत गई और जो वर्तमान चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन सबसे तेज नतीजे न्यूज़ 18 इंडिया पर कल सुबह 5 बजे से।